हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में वितान जो पुस्तक है आपके सेकेंडरी बुक है, ये दूसरी पुस्तक है। इसमें 4 चैप्टर है। इन चारों चैप्टर में से आज 6 अंक वाले जो प्रश्न है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उत्तर सहित आज हम यहाँ देखेंगे। वितान में से आपके टोटल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 अंक के प्रश्न तो अति लघुतरात्मक होंगे और 6 अंक का एक प्रश्न होगा निबंधात्मक होगा वितान में से, जो अथवा में पूछा जाएगा। इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे और उत्तर भी साथ में है तो आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जो सारे प्रश्न हैं आपके बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के अनुसार है, क्योंकि 6 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा अथवा में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम जो चारों पार्टों में से मेरे नज़रिए से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो पाठ संख्या 3 है वो है अतीत में दबे पांव। ये एक यात्रा वृत्तांत और संस्मरण का मिला जुला रूप है। तो सबसे पहले प्रश्न आपके यहाँ से बन सकता है कि अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है, उत्तर थोड़ा बढ़िया लिखना पड़ेगा तो 6 में से 6 अंक मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो नगर की कच्ची ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठा करके बसाया गया था। मोहनजोदड़ो नगर जो है ये कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठा करके बसाया गया था ताकि सिंधु नदी का पानी इसके अंदर नहीं आ सके। यह नगर आज भले ही खंडहर हो गया है, किंतु उसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि जो पुरावशेष हैं उसके आधार पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई कर दें यहाँ, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः ही कह देते हैं, अपने आप वो बयां करते हैं। यहाँ की सभी सड़कें प्राय सीधी या आडी है। वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बुद्ध स्तूप है, उसके पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती तथा मध्य में एक महाकुंड है। उस कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। कुंड में बाहर से अशुद्ध जल न आवे इसकी भी उचित व्यवस्था है। वहां पर नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई है। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है जिसमें 9 चौकियों की 3 हवादार कतारें हैं। ऐसा ही एक कोठार हड़प्पा में भी मिला है। स्नानागार भी हैं। तो ये एक नगर नियोजन की जो प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसके उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए कि अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में खेती का वर्णन कीजिए। या फिर इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता थी, स्पष्ट कीजिए। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आसानी से पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि वह मूलतः खेती और पशुपालक सभ्यता ही थी, जबकि कुछ का भ्रम था कि यहाँ अनाज नहीं उपजाया जाता था। कुछ ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर अनाज का कोई काम नहीं था, उसका आयात ही होता था। ये सोच का ही अंतर था। यहाँ लोहा शुरू में नहीं था पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खाने राजस्थान में थी, जो खेतड़ी झुंझुनू है वहां से आता था। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कुछ भी वो विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले, यानी कपास का बीज नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ के लोग पशु भी पालते थे और दूध का सही उपयोग करते थे। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो मोहनजोदड़ो का जो प्रसिद्ध जल कुंड है उसकी विशेषताएं लिखिए। या फिर खुदाई में प्राप्त महाकुंड की निर्माण कलाएं उसके महत्व के बारे में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछने की प्रबल संभावना है। स्तूप के ऊंचे टीले से नीचे उतरने पर एक महाकुंड निर्मित है। इसकी लंबाई करीब 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 7 फुट है। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं की कोठरियां बनी हुई है। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार बने हुए हैं। इनके द्वार एक दूसरे के सामने न खुलकर विपरीत दिशा में खुलते हैं। यह शुद्ध वास्तुकला का नमूना कहा जा सकता है। कुंड के निर्माण में भट्टी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है।
कुंड के पानी को रिसने से तथा बाहर के गंदे पानी को अंदर आने से रोकने के लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी का गारा भरा गया है। बगल की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग हुआ है। कुंड में पानी की आपूर्ति के लिए एक तरफ कुआं बनाया गया है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी है। ये पक्की ईंटों की बनी है और ईंटों से ढकी हुई भी है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त महाकुंड वहां की सभ्यता की श्रेष्ठता का तो एक उदाहरण है ही, एक उच्च संस्कृति का भी महत्वपूर्ण प्रमाण है। पक्की ईंटों से निर्मित ऐसा निर्माण कार्य संसार में कहीं भी किसी भी सभ्यता में उपलब्ध नहीं हुआ है। इस साक्ष्य से मोहनजोदड़ो संसार में सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज सिद्ध किया जा सकता है, जिसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ सभ्यता का सम्मान दिलाया है, प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पुराने बुद्ध स्तूप की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर इस प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध पुराने बौद्ध स्तूप की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे टीले पर बुद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। यह स्तूप कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। इस चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। इसके आसपास खुदाई करने पर पता चला है कि बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठता है। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे पास वाले हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है और मोहनजोदड़ो में यह अकेला ऐसा स्तूप है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका, बाकी सब समाप्त हो चुका है। फिर आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है कि पुरातत्ववेताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता को तर सभ्यता क्यों कहा है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति करने के पीछे क्या कारण है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली संस्कृति है जो कि कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो कुंड और अवशेष मिले हैं वे ये सिद्ध करते हैं कि वह एक जल संस्कृति थी। कुंड के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवार, तल में पक्की ईंटें, किनारे पर स्नानागार और सीढ़ियां बनी हुई है जिनसे स्नान करने वाले जल की सतह तक पहुंचकर स्नान करने को पात्रों में जल भरकर लाते और स्नानागारों में स्नान करते थे। कुंड में बढ़ने के लिए जल की व्यवस्था कुओं से की जाती थी, इसलिए नगर में चारों ओर 700 कुओं का निर्माण किया गया। 700 कुएं अपने आप में प्रमाण है कि ये जल संस्कृति थी। खुदाई में प्राप्त भवनों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ का हर घर एक स्नानागार से युक्त था। जल निकासी की व्यवस्था के लिए सड़क के दोनों ओर समानांतर रूप से ढकी हुई नालियां बनी थी। घरों का जल नालियों द्वारा बाहर एक होदी में भरा जाता था, जहां से वह नालियों द्वारा शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। नगर के मकानों की बसावट ऊंचे टीलों पर थी, जहां सिंधु नदी का पानी नहीं आ सकता था, बाढ़ से वो बचे रह सकते थे। इसलिए लेखक ने इसे जल संस्कृति की सभ्यता कहा है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? राज पोषित का मतलब समझ गए ना, राजतंत्र नहीं था वहां। सिंधु घाटी सभ्यता वहां के निवासियों को कला प्रेमी, सुरुचि संपन्न सिद्ध करती है। खुदाई में प्राप्त पुरावशेषों में किसी भी प्रकार के हथियार नहीं मिले। इससे सिद्ध होता है कि वहां राजतंत्र जैसा कोई सत्ता का केंद्र नहीं था। सिंधु सभ्यता में प्राप्त नगर पूर्णतया नियोजित हैं। चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ समांतर पक्की ढकी हुई नालियां हैं। स्नानागारों से निकला मेल या गंदा पानी इनमें से होकर के बाहर बहता था। ऊंचाई पर स्थित बुद्ध स्तूप, ज्ञानशाला, कोठार, 2 मंजिला भवन, सीढ़ियां, सामूहिक स्नान के लिए जल तक उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियां वाले महाकुंड आदि उनके कला प्रेम में, वास्तुकला में पारंगत होने के प्रमाण है। चौक पर बनाए मिट्टी के भांडों यानी बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र, माला आदि बारीक आकृतियां उत्कीर्ण की हुई मोहरें
केश विन्यास और तांबे का आईना, आभूषण और सुगढ़ अक्षरों वाली लिपि, सभी वस्तुएं उनके कला प्रेम को प्रकट करती है। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित है। यहाँ के निर्माण वस्तुओं में आकार की भव्यता न होकर कला की भव्यता देखी जा सकती है, जो राजमहलों या मंदिरों में होती है, जो वास्तव में समाज पोषित ही होती है। अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। उसके दो शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमाण है। खुदाई में प्राप्त अवशेष बताते हैं कि इन नगरों में भट्टी में पकी हुई एक विशेष आकार की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण, स्नानागार बनाने, कुओं के निर्माण तथा नालियां एवं भंडार गृहों के बनाने में किया जाता था। चौड़ी सड़कों पर बैलगाड़ियां माल ढोती थी। अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। उन्नत खेती थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानागारों से पानी की निकासी ढकी हुई नालियों से होती थी। स्वच्छ जल के लिए कुओं का निर्माण किया गया था। अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुएं इसकी समृद्धि की कहानी कहती है। यहाँ के लोग कांसा, तांबा आदि धातुओं से परिचित थे। चौक पर बने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे। चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल के पत्थर, पाटों वाली चक्की, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थरों के मणकों के हार, सोने के गहने, ये सब जो चीजें हैं एक साधन संपन्न सभ्यता की निशानी है, परंतु एक सादगी से भरी सभ्यता होने के कारण इसको भव्य नहीं माना गया। छोटे मकान हैं, राजाओं महंतों की विशाल समाधियां, राजप्रसादों और भव्य मंदिरों का यहाँ अभाव है। नरेश के सिर पर छोटा मुकुट है, बड़ा मुकुट नहीं है। छोटी नावें हैं आदि से भव्यता के आडंबर से रहित बनाती है। दूसरी सभ्यताओं के पुरावशेषों में राजतंत्र की ताकत को दिखाने वाले राजप्रासाद, मंदिर, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ ये वस्तुएं नहीं मिलती है। ये सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। अतः साधन संपन्न होते हुए भी यहाँ भव्यता का कोई आडंबर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वर्णन अतीत के दबे पाठ पांव के आधार पर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की कला के संबंध में लेखक ने बताया कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद बाण, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। यानी तकनीकी रूप से ये उतनी सिद्ध नहीं है जितनी कला के रूप से सिद्ध है। शायद इसलिए यहाँ आकार की भव्यता की जगह इसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। यहाँ के लोग सुइयों से कशीदाकारी करते थे। यहाँ जो सुए मिले हैं इनसे अनुमान लगाया जाता है कि इन मिले सुए से दरियां बनी जाती थी। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति इनकी उत्कृष्ट कला के नमूने हैं। अंतिम प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जो सभी प्रश्नों को मिलाकर के बनाया जा सकता है, कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त इमारतों, अन्य स्थलों एवं वस्तुओं का परिचय दीजिए। तो नगर नियोजन वाला टॉपिक अपने ऊपर आ गया था, तो नगर नियोजन में थोड़ा नगर नियोजन के बारे में लिख लेना, बौद्ध स्तूप के बारे में थोड़ा लिख लेना, जलकुंड महाकुंड के बारे में लिख लेना, अन्नागार मिले उसके बारे में लिख लेना, स्नानागार मिले उसके बारे में लिख लेना, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली उसके बारे में लिख लेना, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली उसके बारे में लिख लेना है। और थोड़ा थोड़ा लिखने के बाद अंत में जो यहाँ से काला पड़ गया गेहूं मिला है, तांबे और कांसे के बर्तन मिले, मोहरे मिले, वाद्य मिले हैं, चाक पर बने विशाल मृद भांड मिले हैं, चौपड़ की गोटियां मिली, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, पत्थर के औजार मिले, मिट्टी के कंगन मिले हैं, ये सब भी लिख लेना है, तो आपका उत्तर बढ़िया बन जाएगा। फिर एन फ्रैंक की डायरी से ये प्रश्न है कि एन ने अपनी डायरी किट्टी एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करके क्यों लिखी, क्यों उसको ये जरूरत महसूस हुई, तर्क सहित उत्तर दीजिए। एन की डायरी से पता चलता है कि वह एक संवेदनशील लड़की थी और उसके परिवार में 8 सदस्य रहते थे, जिनमें सबसे छोटी थी। वह 13 वर्ष की एक बालिका थी जिसको समझने वाला कोई नहीं था, उसका आदर करने वाला कोई नहीं था। सभी उसको तुनक मिजाज और अक्खड़ समझते थे।
उसकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था, यानी उसको तवज्जो नहीं दी जाती थी। हर व्यक्ति की तरह एन फ्रैंक भी अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को, सुख दुख को किसी साथी के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन अफसोस कोई उसको समझ नहीं पाता था। जो गुप्त आवाज था, उस गुप्त आवाज में उसको समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसकी हम उम्र का भी वहां कोई नहीं था। गुप्त आवास में पीटर को छोड़कर सभी सदस्य एन को डांटते फटकारते हैं क्योंकि वह छोटी है। हालांकि पीटर उसका हम उम्र है, फिर भी वह उससे खुलकर बात नहीं करता था। एन पीटर को प्रेम करने लगी थी, पर पीटर उसको समझ नहीं पा रहा था, इसलिए एन अपने आप को नितांत अकेला महसूस करती थी, अकेली पाती थी। वह अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए किट्टी नाम की गुड़िया को अपना दोस्त बनाती है। वह अपनी प्रिय व एकांत की सहयोगिनी गुड़िया से बात करती है तथा चिट्ठी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। किट्टी गुड़िया निर्जीव होने के कारण उसका विरोध भी नहीं कर सकती है। एन खुद को औरों से बेहतर समझती है। एन फ्रैंक ने औरत की महत्ता को कैसे बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरतों संबंधी जो एन फ्रैंक के विचार है, एन ने मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की एक किताब पढ़ी थी कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कई अधिक तकलीफें औरतें जब बच्चे को जन्म देती है तब झेलती है। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है और उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते हैं, इसलिए औरतों को उसने श्रेष्ठ बताया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एन की डायरी ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, क्यों? तर्क सहित उत्तर लिखिए। हिटलर दुनिया से यहूदियों को मिटा देना चाहता था क्योंकि वह यहूदियों से नफरत करता था, इसलिए उन पर अपमानजनक नियम कानून थोपता रहता था। हिटलर के डर से यहूदी अपने लिए सुरक्षित स्थानों को खोजते फिरते थे। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुप्त आवास में बिताए गए दिनों की पीड़ा, भय, आतंक, प्यास, हमले और मारे जाने का डर, सपने, कल्पनाएं, एकांतवास की पीड़ा, जरूरतें, हंसी मजाक और यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का लोमहर्षक वर्णन किया है। दूसरे विश्व युद्ध के समय यहूदी परिवारों पर हुए अकल्पनीय यातनाओं, उनकी पीड़ाओं के वर्णन के कारण यह डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, जिसमें एन के निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल के बारे में भी बताया गया है। यहूदी अंधकारमय कमरों में जीवन जीने के लिए मजबूर थे। अगर उन्हें पकड़ लिया जाता था तो उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। प्राप्त दस्तावेजों में पाया गया कि हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। अब यह अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है, इसलिए इसे एक दस्तावेज, जीवंत यानी जीता जागता रिकॉर्ड इसको कहा जा सकता है, एन फ्रैंक की डायरी को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है कथन की समीक्षा कीजिए, या एन की किन बातों से पता चलता है कि आज नारी स्वतंत्र होने लगी है, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि पुरुषों ने औरतों पर किस आधार पर शासन किया, स्पष्ट कीजिए। एन ने अपनी डायरी में 13 जून 1944 को स्त्रियों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता और जो मन में आए करता है, लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी थी। पुरुषों के वर्चस्व ने गहराई से अपनी जड़ें जमा ली। एन ने आकांक्षा व्यक्त की है कि औरतों को भी सैनिकों के समान सम्मानित दर्जा दिया जाना चाहिए। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्रता चाहती है। ये सत्य है कि आधुनिक युग में शिक्षित नारी ने अपने कार्यों से समाज की प्रगति के नए प्रतिमानों को सुशोभित किया है। आज 21वीं सदी चल रही है और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां अनेक सामाजिक अवरोधों को तोड़कर नारी ने सफलता का नया अध्याय नहीं रचा हो। कुछ महिलाओं ने अपनी शिक्षा के बल पर पुरुष वर्ग के समान उन्नति ही नहीं की, बल्कि आज वह पुरुषों से
कंधों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में प्रगति कर आगे बढ़ रही है। इन महिलाओं ने अपने कार्य की उत्कृष्टता से सबको हैरत में डाला है और अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाया है। इनमें भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हो, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश M फातिमा बीवी हो, भारतीय सर्वोच्च सशस्त्र बल की लेफ्टिनेंट जनरल और बाद में भारतीय नौसेना की वाइस एडमिरल नियुक्त हुई पुनीता अरोड़ा हो, राजनीति के क्षेत्र में लोहा मनवाने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो और 1997 में अंतरिक्ष की ऊंचाई छूने वाली कल्पना चावला, तो कुछ नाम हैं और ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज नारी ने प्रत्येक क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। एन फ्रैंक के प्रकृति से संबंधित क्या विचार थे उनको लिखना है। एन ने लिखा है कि प्रकृति के नाना दृश्यों से हमारे मन को असीम शांति मिलती है। जब वह नीला आसमान देखती है, पक्षियों की चहचहाट सुनती है, चांदनी रात और खिलती कलियां देखती है, तब उसे ये सब जादू सा लगता है। प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य को बिना किसी भेदभाव के सब में बांटती है। प्रकृति अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। मनुष्य को प्रकृति के सबसे बड़े उपहार प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। प्रकृति मनुष्य को शांति आनंद देती है, विविध गुणों को अपनाने का संदेश भी देती है। प्रकृति हमें विनम्रता का उपहार देती है। प्रकृति से ही आशा और उम्मीद की भावना प्रबल होती है। प्रकृति नई ऊर्जा का संचार करती है। प्रकृति तो ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है। एन प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए मरती है, लेकिन गुप्त आवास में मजबूरी के कारण वह इसमें सफल नहीं हो पाती है। एक प्रश्न और बन सकता है, उसे आप खुद तैयार करें कि युद्ध के दौरान आम जनजीवन पूरी तरह अस्वस्थ हो गया था। डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर समझाइए। युद्ध के चलते इतिहास बनते या बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध का दंश कई पीढ़ियां भुगतती है, इसको भी समझाना है। या एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में युद्ध की भयावहता का जो वर्णन किया उसको लिखिए। तीनों प्रश्न एक ही हैं, इनका उत्तर भी आपको आना चाहिए। फिर देखिए, जो अपना पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसमें से है। हमने जूझ पार्ट के प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी ने उन्हें मॉडर्न बना डाला है, इसको भी लिखिए। यशोधर बाबू पहाड़ी संस्कृति वाले व्यक्ति हैं। बचपन से ही उन्होंने जिम्मेदारियों का बोझ संभाला है। बचपन में ही उनके माता पिता के देहांत के कारण उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया। मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए तथा किशनदास जैसे कुंवारे के पास रहे। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बढ़े, अतः उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। उन पर किशनदास के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी है, अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह वो आधुनिक नहीं है, अर्थात वो भी किशनदास की तरह पुरानी संस्कृति वाली है, लेकिन अपने बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी के कारण उन्होंने आधुनिक जीवन अपना लिया था। शादी के बाद वह एक संयुक्त परिवार में आई थी, जहां सदैव उनकी जेठानियों की चली, उनकी इच्छाएं अतृप्त रही। संयुक्त परिवार में यशोधर बाबू ने भी पत्नी का पक्ष कभी नहीं लिया था। बुढ़िया ताई पर सभी जो नियम लागू थे उन्हें पालन करना पड़ता था, अतः विद्रोह स्वरूप वह समय के साथ ढलने में सफल हुई। जब आजाद हुई तो उन्होंने अपने आप को आधुनिक बना लिया। यशोधर बाबू आधुनिक संस्कृति को स्वयं नहीं मानते थे, पर उसका विरोध भी नहीं करते थे। इस प्रकार यशोधर बाबू मध्य वर्गीय संस्कारों के संवाग होने के कारण स्वयं तो आधुनिक नहीं बन पाए, जबकि उनकी पत्नी ने आधुनिक जीवन अपना लिया। वह होठों पर लाली लगाती, बालों में खिजाब लगाती, बाहर रहित ब्लाउज पहनती और वेडिंग पार्टी में बढ़ चढ़ करके वो भाग लेती। सिल्वर वेडिंग कहानी पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण से स्पष्ट की वेरी मोस्ट। और सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी की बदलते मानवीय मूल्यों वाली विचारोत्तेजक कहानी है, जिसमें पीढ़ियों का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और मानवीय मूल्यों का ह्रास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें बेटे बेटी
और साले द्वारा यशोधर बाबू के पुराने विचारों की अनदेखी की जाती है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे और पत्नी उनका आदर करें, उनके हर कार्य में सलाह लें, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये पीढ़ियों के अंतराल का स्पष्ट प्रमाण है। पुत्री द्वारा जींस, बिना बाह का टॉप पहनना, पत्नी का होठों पर लाली लगाना, बालों में खिजाब लगाना, बिना बाह का ब्लाउज पहनना पाश्चात्य संस्कृति की पहचान है। सिल्वर वेडिंग पार्टी के आयोजन के संबंध में बच्चों ने चर्चा तक नहीं की, बल्कि अपनी मन मर्जी की। इसके साथ सिल्वर वेडिंग की पार्टी में केक काटने में उनका कुछ संकोच के साथ ही पर फिर भी भाग लेना, परंतु केक नहीं खाना आदि शामिल है। यशोधर जी अपनी पीढ़ियों के आदर्शों एवं मूल्यों से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। ऑफिस के कर्मचारियों के साथ भी उनके संबंध इसी मानसिकता के साथ बने हुए हैं। नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के बीच सदैव टकरार चलती रहती है। कथन की समीक्षा कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू संस्कारी व्यक्ति हैं। वे पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्यों को अपनी परंपरावादी सोच के आधार पर श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि उनके बेटा बेटी तथा उनकी पत्नी भी नई पीढ़ी के जीवन मूल्यों का अनुसरण करती है। फलस्वरूप घर में यशोधर बाबू का मतभेद ही नहीं चलता, बल्कि हर बात में उनका विरोध होता है। उनकी बात न कोई मानने को तैयार होता है और न कोई सुनता है। बुआ को पैसे देने की बात हो या सिल्वर वेडिंग पार्टी के आयोजन की बात हो, उनका विरोध ही होता है। वे घर में अकेले पड़ जाते हैं। तब वे दफ्तर से देर शाम तक घर पहुंचते हैं तथा किशनदा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार घर में उनकी सदा टकरार चलती रहती है। ये और पीढ़ियों का अंतराल उन्हें परेशान कर देता है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसटते चले गए हैं। उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। या फिर सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण वाला कथानक है, उस पर आधारित है। उदाहरण सही समझाइए। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानक में पुरानी एवं नई परंपराओं व मूल्यों के बीच टकराट का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू संस्कारी व्यक्ति हैं और जो हुआ होगा कहकर यथास्थितिवाद से ग्रस्त रहते हैं, तो दूसरी तरफ समाउ इम्प्रॉपर कहकर अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, लेकिन उनके बच्चे तथा पत्नी का आधुनिकता की ओर बढ़ता झुकाव उन्हें अखरता भी है। वे अपने को बदलने में असमर्थ पाते हैं, परिणाम स्वरूप वे घर में देर से आने लगते हैं। वस्तुतः आज हमारा समाज आधुनिकता की ओर ही बढ़ रहा है, परंतु दूसरी ओर इससे मानवीय मूल्य भी घट रहे हैं। आधुनिक सोच के वशीभूत होकर नई पीढ़ी स्वार्थी हो गई है। उन्हें ना तो रिश्तेदारों से मतलब है और ना ही वे उनकी मदद करना चाहते हैं। घर में बड़े बूढ़ों का मान सम्मान नहीं करना, उनका कहना नहीं मानना, किसी कार्य में उनकी सलाह नहीं लेना आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। समाउ इम्प्रॉपर के कारण देश का विकास भी बाधित हो रहा है। कहानी का उद्देश्य इन्हीं स्थितियों की व्यंजना करना है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया? दोनों प्रश्न एक ही हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में मुख्य रूप से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो टकराट है उसका चित्रण किया गया है। यशोधर बाबू प्राचीन मान्यताओं के समर्थक और किशनदा के मानस पुत्र हैं। वे किशनदा के आदर्श मार्ग प्रदर्शक माने जाते हैं और उन्हीं के दिखाए मार्ग से चिपके रहते हैं, जबकि उनके बच्चे पश्चिमी संस्कृति को अंधाधुंध अपना रहे हैं। इससे उनके पारिवारिक परिवेश में पीढ़ियों का द्वंद्व रहने लगा है। पुरानी पीढ़ी आशय पर खड़ी लाचार नजर आने लगी है। यही कहानी की मूल संवेदना है। लेखक बिना कहे नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता है कि वह अपनी पूर्वजों का, पारिवारिकता का और परंपराओं का सम्मान करे, उन्हें तिलांजलि नहीं दे, क्योंकि अनुभव उनमें ज्यादा है। नई पीढ़ी नई चुनौतियों के अनुसार ढलना सीखे।